हाय स्टूडेंट्स, ऑनियन फिजिक्स के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं लास्ट लेक्चर है। आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी टेकिंग सम न्यूमेरिकल डिस्कशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल्स को सिचुएशन बेस्ड लर्निंग हम करते हैं ऑनियन फिजिक्स में। हमारे नए व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स एक इस तरह की फिजिक्स लर्निंग है जिसमें जैसे ऑनियन की आप लेयर्स पील करते हो, अंदर से नया ऑनियन निकलता है। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल लेवल पे फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स को अलग अलग सिचुएशंस के तरीके से पढ़ते जाते हैं और उन सिचुएशंस को खोलेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, उनको क्लैरिफाई करते रहते हैं। और जितने प्रैक्टिकली पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, फिजिकल सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ऑनियन फिजिक्स में, हम उस तरह के केसेस की बात करते हैं और वैरायटी ऑफ केसेस पे बात करते हैं। इन डेप्थ फिजिक्स को कवर करने के लिए थ्योरेटिकल लेवल पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, जहां पे आप स्लो पेस वीडियो से पूरी फिजिक्स इन डेप्थ जेईई मेन, नीट, जेईई एडवांस लेवल तक की कवर कर सकते हैं। रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज हैं, देयर आर मल्टीपल सीरीज, आई डोंट नीड टू से। आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी सीरीज के बारे में आइडिया लग जाएगा। और जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए इट इज एडवाइजेबल कि टॉपिक को कवर करने के बाद हमारे एडवांस इलस्ट्रेशन जरूर कवर कर लें, या ये जो बुक है 700 प्लस एडवांस इलस्ट्रेशन की, दिस बुक विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन बिल्डिंग ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर वैरायटी ऑफ सिचुएशन। 700 से ज़्यादा फिजिकल सिचुएशंस हैं जो जेईई एडवांस लेवल के केसेस को कवर करने में आपकी हेल्प करती हैं। और ऑनियन फिजिक्स के साथ मैं जो फॉलो कर रहा हूँ बुक, वो है हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की वॉल्यूम 3A फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बुक को देखना है, बुक के बारे में जानना है, ऑर्डर करना है, लिंक पिन कमेंट में, वहां से आप कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद ऑनियन फिजिक्स लेक्चर ऑन कंडक्टर्स। बिफोर दैट, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इमीडिएटली हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो at t.me/physicgalaxyworld, क्योंकि डेली जो इस पे रिसोर्सेज आते रहते हैं वो रिसोर्सेज आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को बूस्ट करने में जबरदस्त हेल्प करते हैं। हमारी टीम इन रिसोर्सेज को अक्रॉस द ग्लोब कलेक्ट करके इस चैनल के ऊपर शेयर करती रहती है, तो आप जितने इन रिसोर्सेज को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन ओवरऑल बिल्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर जेईई मेन, नीट, जेईई एडवांस एट एवरी लेवल। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले क्विक रिकैप हम हमेशा लेते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या कवर कर लिया है। तो हैव अ लुक ऑन दीज रिकैप पॉइंट्स। कूलम्स लॉ हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद वैरायटी ऑफ केसेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सबसे काम के होते हैं। दिस लेक्चर वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कवरिंग ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन राइट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एज वेल एज योर एप्लीकेशन इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स। Then last we have taken up electric dipole cases in electric field potential and field potential due to dipole and electric flux. So now we'll conclude the topic of electrostatics with the section of conductors, क्योंकि conductors अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कंडक्टर अगले चैप्टर यानी कैपेसिटेंस का बेस भी बिल्ड कर देते हैं, इसलिए दिस केस इज इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में मैं जितनी भी सिचुएशंस लूंगा ये सब आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। सो अगर एक कंडक्टर की चार्जिंग की बात करें, किसी भी तरह की शेप का कंडक्टर हो, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पे जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज इसकी सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। देयर आर सम फैक्ट्स यू नीड टू कीप इन माइंड सच दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी जीरो। अब ये अंदर जीरो क्यों है? वो इसलिए है कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप कंसिडर कर लें, मान लो पॉइंट पी है, यहाँ से आप पी से एक लाइन खींच के पूरे कंडक्टर को दो पार्ट में बांट दीजिए, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ फील्ड जीरो है, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो। अब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी एक कंडक्टर इतना इंटेलिजेंट होता है कि इस पे चार्ज देते हैं तो वो अपने आप ऐसे स्प्रेड हो जाता है। इसके सारे रीजन मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं, या सिचुएशनल डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे स्प्रेड आउट हो जाते हैं कि अंदर के हर पॉइंट पे किसी भी बॉडी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट को नलीफाई कर देता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया जाए तो इसके अंदर इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड और बचे हुए पूरे के पूरे बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। इसी से हम गॉस लॉ से डेराइव कर सकते हैं, ऑल्दो डेरिवेशंस आई एम नॉट टेकिंग ओवर हियर, क्योंकि सारे डेरिवेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में किए हुए हैं, तो ये फैक्ट्स और फॉर्मूले आपको टिप्स पे दिमाग में रखने हैं कि अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो किसी भी सरफेस के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस गिवन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ दिस कंडक्टर। कई स्टूडेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ एक लार्ज चार्ज्ड शीट के फील्ड की तरह से दिमाग में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक मेटल शीट है, मेटल की शेप कैसी भी है, उसकी जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशंस आप देख सकते हैं हमारी पीजी वॉल्यूम 3A में देख सकते हैं बुक के अंदर, या हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में देख सकते हैं, और कई डेरिवेशन मैंने रिवीजन चेकलिस्ट में फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी, वहां पे भी करा रखे हैं, तो अलग अलग सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ माय डियर
स्टूडेंट एक तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एवरी कंडक्टर जस्ट आउटसाइड इन द विसिनिटी। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। यानी अगर इस सरफेस को एक किसी स्फीयर का पार्ट माना जाए और यहाँ रेडियस r है तो जितना r ज्यादा होगा उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर्स। ये सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। अगर इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज रख दोगे, अभी वो भी सिचुएशन हम लेते हैं, तो इन दैट केस दिस रिलेशन विल नॉट होल्ड ट्रू। ये सब चीजें आप दिमाग में रखें और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेयर के केस में इसकी सरफेस के हर पॉइंट पे रेडियस सेम है, तो अगर इसको आप क्यू चार्ज देंगे तो ये अपने आप, अगर बाहर कुछ नहीं है, इट इज आइसोलेटेड, तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Why uniform distribution will be there? It is uniform distribution because it is isolated and at every point radius of curvature is same. अब अगर कोई हथौड़ा लेके किसी पॉइंट पे थोड़ा सा ठोक दोगे, इसकी शेप बदल जाएगी, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गया। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है तो इन दैट केस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर ब्रॉड हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखें जो शार्प एजेस होती हैं यानी नुकीली एजेस, किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर इस तरह की नुकीली एज है तो इस शार्प एज के ऊपर रेडियस कम होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू इट्स फ्लैट पार्ट्स। ये आप ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे भी ब्रॉड होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी और शार्प एजेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी विल बी मोर। सो दिस इज अ बेसिक सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। आइए नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, कंडक्टर की चार्जिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि अर्थिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय अर्थिंग। तो अर्थिंग का डायरेक्ट मीनिंग होता है कनेक्शन विद अर्थ। अब बात यह आती है कि अर्थ से कनेक्ट करने से होगा क्या। तो अर्थ को सबसे पहले तो आप क्या मान के चलोगे, इट इज अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कि अर्थ को हम हमेशा एक बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर मान के चलते हैं। बड़ा मानने से क्या होगा, अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किसी भी मेटल बॉडी को जो चार्ज है उसको दूसरी मेटल बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। सो अगर हमारे पास एक मेटल बॉडी है, इस पे Q1 चार्ज है, एक दूसरी मेटल बॉडी है जिस पे Q2 चार्ज है, और इनको आपस में अगर यहाँ पे एक स्विच से कनेक्ट किया जाए और इस स्विच को क्लोज किया जाए, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड रिलेशन आप अपने दिमाग में एज ए फैक्ट परमानेंटली फिक्स कर लीजिए कि जब दो मेटल बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है तो उनमें चार्ज फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल डिफाइंस द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। वो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है अगर वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हाई पोटेंशियल रीजन में कम होती है, दिस माइनस QV। तो ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल रीजन में नेगेटिव चार्ज की एनर्जी कम होगी नेगेटिव साइन की वजह से, इसलिए नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो होता है और पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो इन जनरल जब कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम चार्ज को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो दो बॉडीज को कनेक्ट किया तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिधर पोटेंशियल कम है, और फाइनली इसका फाइनल पोटेंशियल और इसका फाइनल पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है वंस द स्विच इज क्लोज। यानी अगर चार्ज फाइनल Q1 फाइनल हो गया और Q2 फाइनल हो गया तो इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, लेकिन सच दैट दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब रैंडम शेप्ड अगर कंडक्टर है तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो पोटेंशियल हमको पता है, इट इज गिवन एज KQ/R। डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सो इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब बात आती है अर्थिंग से क्या फर्क पड़ा। तो अर्थ अगर बहुत बड़ा स्फीयर है तो आप ये मान के चलिए उसका रेडियस बहुत ज्यादा होगा। सो फॉर अ वेरी लार्ज साइज्ड स्फीयर अगर पोटेंशियल देखोगे इट इज KQ डिवाइडेड बाय R ऑफ अर्थ, व्हाटएवर मे बी द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू अर्थ, R इज अराउंड 6400 किलोमीटर। तो उस पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा इट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। यानी हम ये मान के चलेंगे अर्थ का पोटेंशियल नेग्लिजिबली स्मॉल होता है या ऑलमोस्ट जीरो होता है और उसको चार्ज देने या लेने से फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्टेड विद एनी कंडक्टर।
वो सी बात है, किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से जोड़ेंगे तो उस कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, यानी उस बॉडी का पूरा चार्ज अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी या उसका चार्ज ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा सच दैट कि उसका फाइनल पोटेंशियल जीरो हो। एक सिंपल सा केस यहाँ पे आप देखें इस फिगर में, अगर एक मेटल बॉडी है, आइसोलेटेड है, सराउंडिंग में देयर इज एन आइसोलेटेड बॉडी, मतलब कोई और चार्ज या कोई और एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और अगर इसका चार्ज क्यू है और यहाँ पे इस स्विच को क्लोज किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं ये वाला पूरा चार्ज यहाँ से होकर अर्थ में चले जाएगा, डेल्टा क्यू जो फ्लो होगा दिस इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, और इसका फाइनल चार्ज विल बी जीरो। पहली आइडेंटिटी तो ये दिमाग में रख लीजिए, किसी भी आइसोलेटेड मेटल बॉडी को अर्थ से जोड़ते हैं तो उसका फाइनल चार्ज जीरो हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया कि किसी कंडक्टर को अगर अर्थ करते हैं तो उसका सारा चार्ज अर्थ में चले जाता है, बिकॉज अर्थ पोटेंशियल इज जीरो एंड इट विल रिमेन जीरो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एनी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर एक्सटर्नल चार्जेस हों, क्योंकि अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो आइसोलेटेड कंडक्टर्स की बात करी थी, अगर एक्सटर्नल चार्जेस हैं, लाइक इफ वी हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन कि एक चार्ज स्फीयर है विच इज ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज ऑन इट इज क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थ कनेक्शन में एक स्विच है, अगर हम इसके सामने एक स्मॉल क्यू प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो ऑब्वियसली प्लस क्यू इसके चार्जेस को रिपेल करेगा और इसकी लेफ्ट साइड चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और राइट साइड चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केसेस ऑफ चार्ज इंडक्शन। इन डेप्थ कोई भी चीज लेनी है तो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A को फॉलो कर लेना, जहां पे कंडक्टर्स बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन्ड हैं, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। नाउ इन दिस सिचुएशन इस चार्ज से ये रिपल्शन होगा और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब अगर पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि जब भी अर्थ की बात आएगी तो पोटेंशियल दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और जीरो रहता है। सो इस बॉडी का, यानी ये जो कंडक्टर है इसके सेंटर पे अगर आप देखें पोटेंशियल, अभी ओपन स्विच की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट इन द क्लोज स्विच सिचुएशन। सो व्हेन S इज ओपन, जब स्विच ओपन है तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन व्हेन द स्विच इज ओपन हियर वी कैन स्टेट पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट सी होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। भले ही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन सेंटर से आर डिस्टेंस पे है सारा चार्ज, तो सेंटर का पोटेंशियल इसकी वजह से होगा के क्यू बाय आर, प्लस स्मॉल क्यू अगर इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाय एक्स। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। और हमको पता है कि मेटल बॉडी अंदर हर जगह इक्वी पोटेंशियल होती है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं नोट बना के रख लो। एज इन अ मेटल E इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मेटल में चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल इनसाइड इज अ कांस्टेंट, या ये कह सकते हो एक मेटल बॉडी अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रखती है। सो यहाँ जो सेंटर का पोटेंशियल है वही पूरी बॉडी का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन S इज क्लोज, एस क्लोज करने पे अगर ये चार्ज पूरा अर्थ में चले भी गया तो भी इस सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स रह जाएगा, ये पार्ट चल जाएगा। सो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज के क्यू बाई एक्स इज मोर देन जीरो और अर्थ पोटेंशियल जीरो है, तो अगर इसका पोटेंशियल जीरो से जाएगा तो अभी और चार्ज नीचे जाएगा, यानी इसका फाइनल चार्ज पूरा निकलने के बाद और निकलेगा, यानी फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जब भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इन चीज़ों में मत पढ़ें कि चार्ज किधर जा रहा है किधर आ रहा है। इनिशियल चार्ज हमको पता है, फाइनल चार्ज इसके ऊपर मान लीजिए क्यू फाइनल ऑन अ स्फीयर बिकम्स क्यू ई after S is closed. This should be the way to solve such questions कि अगर final charge equal to QE है after S is closed, so in that situation आप directly ये कह सकते हैं जो V final होगा, VC final after switch is closed ये होगा K into QE divided by R plus KQ by X. This should be zero बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ बॉडी जीरो हो जाना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्यू ई का वैल्यू आ जाएगा दिस माइनस क्यू आर बाई एक्स। सो दिस द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। सो दिस द वे हाउ अर्थ कंडक्शंस आर बीइंग एनालाइज। जब भी किसी मेटल बॉडी को अर्थ करती है तो उस पर फाइनल चार्ज आप क्यू ई मान लीजिए और उस क्यू ई प्लस एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से उस बॉडी का फाइनल पोटेंशियल जीरो कर दो, क्यू ई का वैल्यू आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में हमने बात करी थी, बट यहाँ सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं। कुछ और केसेस हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं कि अगर एक मेटल स्फीयर को अर्थ किया और इसके सामने एक चार्ज है तो फाइनल चार्ज क्या होगा। लेट अस हैव सम मोर केसेस ऑन दिस सिचुएशन, क्योंकि इस कंडक्टर वाले लेक्चर में हम काफी सारे 3 या 4 सिचुएशन पे काफी सारे केसेस की डिस्कशन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो
सेम सिचुएशन है, लेकिन एक केस हम चेंज करने वाले हैं। अभी अभी हमने जो बात करी, एक मेटल स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट किया था और एक्सटर्नल चार्ज की वजह से उसके ऊपर फाइनल चार्ज जीरो नहीं हुआ। और ये बात अच्छे से दिमाग में रखो, इफ आइसोलेटेड कंडक्टर है उसको अर्थ करोगे तो फाइनल चार्ज जीरो हो जाएगा, तभी उसका पोटेंशियल जीरो रहेगा। हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनल चार्जेस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस आउटर शेल पे कनेक्टेड है, इनर शेल एंड आउटर शेल आर ऑफ रेडियाई ए एंड बी विद चार्जेस Q1 Q2 इनिशियली व्हेन स्विच इज ओपन। अब ओपन कंडीशन पे कुछ एनालाइज करने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन ओपन सिचुएशन के बारे में ना पूछा जाए। लाइक अगर ये पूछा जाता है कि ओपन स्टेट के अंदर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो निकालो, तो वहां पे अर्थ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओपन सिचुएशन में तो अर्थ कनेक्टेड ही नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हेन एस इज ओपन, दिस विल बी अ सेपरेट एनालिसिस जिसमें अर्थ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे अंदर वाला जो मेटल स्फीयर है उसका सारा चार्ज जो ये Q1 है ये इसके आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, आप इमेजिन कीजिए इससे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं वो लाइंस आउटर शेल की इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी। क्योंकि अगर मेटल शेल्स की बात करें, यहाँ पे दोनों जो हैं दीज आर मेटल शेल्स, तो मेटल बॉडी से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पेनिट्रेट नहीं हो सकती। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, बिकॉज इनसाइड अ मेटल बॉडी ऑलवेज ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो इन दिस सिचुएशन ये सारे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस इसकी इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी। तो लाइंस को टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो एग्जैक्टली यहाँ पे -Q1 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि भाई सारी लाइंस जो Q1 से निकली हैं, क्वांटिटी कितनी है फ्लक्स की Q1/ε0, एंड इफ ऑल लाइंस Q1/ε0 आर टर्मिनेटिंग एट दिस, क्योंकि मेटल से तो पेनिट्रेट हो नहीं सकती, इफ ऑल आर टर्मिनेटिंग हियर चार्ज हैज टू बी इक्वल टू -Q1 ओनली। सो ये वाला चार्ज -Q1 होगा तो इसके बाहर +Q1 इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एक मेटल बॉडी के अंदर इंड्यूस हुआ उतना ही बाहर भी होगा, बिकॉज टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। और इस पे ऑलरेडी पहले से Q2 चार्ज है, तो आउटर सरफेस का चार्ज हो जाएगा Q1 plus Q2 which will remain distributed onto it, and this is what we are analyzing the state before closing the switch when S is open। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो आप ऐसे निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपके मेटल पैरेलल प्लेट्स, अगर पैरेलल मेटल प्लेट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, अभी एक दो स्लाइड के बाद लास्ट में मैं वही केस लेने वाला हूं, जब वो डिस्कस करेंगे देन आल्सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। नाउ इन दिस केस अब स्विच को क्लोज करें तो क्या होगा, तो व्हेन स्विच इज ओपन, तो इन दैट केस Q inside of A is 0, A means inner shell, Q outside of A is equals to +Q1, Q inside of B is -Q1, Q outside of B is Q1 plus Q2. I hope this distribution of charges for the two shells inner and outer must be clear to all of you. Now, if we practically talk upon after closing the switch क्या होगा, let us have a look on this। अगर switch close किया जाएगा तो when S is closed, अब इसके कई तरीके एनालाइज करने के, मैं कहूँगा आप इसको यूँ समझिए कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 plus Q2 के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये चार्जेस अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है, इसका मतलब ये आउटर चार्जेस आइसोलेटेड हैं, बाहर कोई और चार्ज नहीं, क्योंकि बाहर कोई और चार्ज होता तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो जैसे ही स्विच क्लोज करोगे आप डायरेक्ट कह सकते हो आउटर चार्ज सारा ग्राउंड हो जाएगा। इनर हैज टू बी देयर टू बैलेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्मिनेशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल। आउटर चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच Q inside A is 0, Q outside A is +Q1, Q inside B is -Q1 and Q outside B is equals to 0। ये आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आप ये कहोगे कि सर आपने पोटेंशियल जीरो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगा दिया, अभी तक हमने वो डिस्कस किया था पिछली स्लाइड पे, तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू अराइव द सिचुएशन। आप ये मान लो भाई कि अर्थ क्लोज करने के बाद इसका टोटल चार्ज हो गया QE। QE शुड बी सच दैट कि इसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। यस, QE शुड बी सच दैट इसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विद दैट, लेट्स हैव अ लुक कि इस इनर शेल की वजह से यहाँ का पोटेंशियल और खुद की वजह से पोटेंशियल का सम जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V फाइनल ऑफ आउटर शेल ड्यू टू Q1 इज K Q1/B प्लस ड्यू टू इट्स ओन चार्जेस K QE/B। अब ये मैं QE जो ले रहा हूँ ये टोटल ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड अलग था, दिस अनदर मेथड टू एनालाइज इट। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 कि इनर शेल के चार्ज का यहाँ का पोटेंशियल और इसके टोटल चार्ज का पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करते हैं। सो दिस गिव्स यू डायरेक्टली QE इज इक्वल्स टू -Q1।
एज यू हैव गॉट द फाइनल चार्ज ऑन आउटर शेल शुड बी माइनस Q1। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल कैलकुलेशन को मिक्स नहीं करना है, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कई स्टूडेंट पोटेंशियल कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो मेथड्स को मिक्स कर देते हैं, दैट इज अ मेजर कंफ्यूजन। अगर आपको भी था तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि ये सर पोटेंशियल कैलकुलेशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते थे, जो बहुत बड़ी गलती थी। सो डिस्ट्रीब्यूशन से फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना इज वन मेथड एंड पोटेंशियल इक्वेट करना जीरो से अर्थिंग के केसेस को सॉल्व करना इज अनदर मेथड। फाइनल चार्ज आ गया, अब यू कैन डिस्ट्रीब्यूट कि यहाँ प्लस Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 होगा, और इसका टोटल चार्ज ही माइनस Q1 है, तो बाहर के लिए बचा कितना, बाहर के लिए जीरो हो गया, क्योंकि माइनस Q1 से यहाँ हो गया प्लस Q1, और Q2 अब सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इट इज टोटल माइनस Q1, तो आउटर शेल का चार्ज शुड बी इक्वल्स टू जीरो। दैट वाज व्हाट द वे हाउ यू कैन एनालाइज एंड कैलकुलेट इट, दिस इंपॉर्टेंट, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम एक और केस की बात करने वाले हैं जिसमें दो की जगह तीन शेल्स होंगे। हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। तीन शेल्स पे कई स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, तीन शेल देख के ही कई बार घबराहट हो जाती है, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन, ये उतना ही इजी है जैसे दो शेल वाला केस था। अब देखो मैं इसको सिर्फ सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूँ, या हमको मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखें डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट वे। आप डायरेक्ट सॉल्व वैसे ही करेंगे जिस मेथड से हमने बात करी है, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग पोटेंशियल इक्वल टू जीरो फॉर द कंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू अर्थ। अगर ए बी और सी तीन शेल्स हैं, इनिशियल चार्ज Q1 Q2 Q3 है, स्विच क्लोज कर दिया तो Q2 गायब हो जाएगा, Q2 की जगह आप मान लीजिए फाइनल चार्ज Q3 आ जाएगा, QE आ जाएगा। हमेशा जिस कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसके पहले का चार्ज इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उसके फाइनल चार्ज की ही वैल्यू है। तो QE क्या होगा, सच दैट फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल B शुड बी इक्वल्स टू जीरो। आप ये कह सकते हैं आफ्टर S इज क्लोज्ड यू कैन डायरेक्टली राइट फाइनल पोटेंशियल ऑफ B जीरो जाना चाहिए। अब B के फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो अंदर वाले Q1 की वजह से ये B डिस्टेंस पे दिस K Q1 बाई B, खुद की वजह से इट इज K QE बाई B, प्लस Q3 की वजह से ये इंटीरियर पॉइंट पे है तो पोटेंशियल होगा Q3 बाई C। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने मिडिल शेल का पोटेंशियल इन तीनों चार्जेस की वजह से निकाला है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अगर पोटेंशियल कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो से देखिए, दैट विल बी हेल्पिंग यू। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, रिवीजन चेकलिस्ट वीडियो से जो शॉर्ट नोट्स बनाए वहां देख लीजिए। ऑनियन फिजिक्स में अपने एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉर्मूला अगर हैंडी रहेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इन दिस सिचुएशन K तो कैंसिल हो गया, QE का वैल्यू ये दोनों टर्म्स आप उधर ले जाइए, दिस वी आर गेटिंग माइनस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई Q1 बाई B प्लस Q3 बाई C। सो दिस व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ QE। सो न्यूमेरिकली अगर डेटा होता तो QE निकल जाता, अब QE तो आ गया। अब अलग अलग सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो इनर वाले के अंदर तो हमेशा जीरो मान लो, क्योंकि अंदर कोई चार्जेस नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन भी नहीं है, तो इनर सरफेस पे चार्ज जीरो रहेगा। अब अगर ये Q1 है तो इसकी सारी लाइन यहाँ टर्मिनेट होगी, तो यहाँ चार्ज होगा माइनस Q1। अगर यहाँ माइनस Q1 इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से, तो यहाँ पे प्लस Q1 प्लस QE, क्योंकि टोटल QE होना चाहिए तो आउटर का चार्ज इतना होगा, सच दैट टोटल चार्ज विल बी QE। अब यहाँ पे प्लस Q1 प्लस QE, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस QE, क्योंकि इसकी सारी लाइन्स इसकी इनर पे टर्मिनेट होंगी। अब एग्जैक्टली इतना ही बाहर इंड्यूस होगा, तो दिस विल बी प्लस Q1 प्लस QE प्लस Q3। So these are the charges on the inner and outer surfaces of the shells which you calculate by flux distribution or flux termination and origination. So नेट चार्ज आफ्टर कनेक्शन टू अर्थ, आप सिंपली एक लाइन में उस बॉडी के पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल को अर्थ करने के बाद के चार्ज के साथ जीरो करेंगे तो QE आ जाएगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हो जाता है। एक केस और लेते हैं, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉट इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल्स। विल टेक द केस ऑफ पैरेलल प्लेट, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट सिचुएशन ले रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटल प्लेट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है कैपेसिटेंस, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काफी काम आने वाला है। हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन, जहाँ पे दो लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, और हमेशा ध्यान रखें मेटल प्लेट्स को लार्ज ही मान के करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जिस भी तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, ज्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल एनालिसिस लार्ज प्लेट्स का ही होगा। सो अगर एक प्लस Q चार्ज एक मेटल प्लेट के ऊपर दिया गया है, तो पहली चीज तो आप ये मान लें इसकी सराउंडिंग में कोई प्लेट है ही नहीं, वैसे भी वो अनचार्ज प्लेट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाला जो चार्ज है इन दोनों सरफेस पे Q/2 यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
नाउ यू कैन कंसिडर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इस प्लस क्यू बाई टू की जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इन्फिनिटी पे जाएंगी और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर इन्फिनिटी पे जाएगा। अब व्हेन इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, रास्ते में ये मेटल प्लेट आ गई और हमको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस मेटल प्लेट को पेनिट्रेट नहीं करती, तो ये सारा फ्लक्स यहाँ टर्मिनेट होगा, तो यहाँ चार्ज एग्जैक्टली माइनस क्यू बाई टू ही चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा फ्लक्स एब्जॉर्ब हो जाए। और ये न्यूट्रल प्लेट है तो इसकी आउटर सरफेस पे प्लस क्यू बाई टू इंड्यूस होगा, तो ये वाली इलेक्ट्रिक लाइन सब यहाँ से निकल के इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने अभी बात करी थी एक मेटल सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी होगा, अगर ये है क्यू बाई टू अपॉन इसका सरफेस एरिया वेयर ए इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है तो ई ए यू कैन राइट एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी दिस। अब कहीं पे भी ये फील्ड आप निकाल सकते हैं, यहाँ निकालना है तो इसकी वजह से निकाल लीजिए, यहाँ निकालना है इसकी वजह से निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ निकालना है तो ये दो सरफेसेस लेके ऐड मत कर देना, जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन टू बी क्लैरिफाइड, क्योंकि अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको इसको और इसको भी लेना पड़ेगा। कई लोग एक मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं कि इसकी वजह से मेटल है तो यहाँ फील्ड होगा ही नहीं, विच इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता, एक चार्ज का फील्ड हर जगह होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए है क्योंकि इसका फील्ड और इसका फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इन दोनों के फील्ड भी यहाँ कैंसिल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई मेटल के अंदर फील्ड जीरो है। किसी रीजन में फील्ड जीरो का मतलब ये नहीं है कि फील्ड उसमें से पास नहीं होता, कंसिडरेशन है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती मेटल के अंदर, ये चीज ध्यान रखोगे। डू नॉट हैव मिसकॉन्सेप्शन। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पिछले जो 30 सेकंड 1 मिनट में मैंने बात बोली उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लो और ये नोट्स दिमाग में बैठा लो। यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, अदरवाइज आप गलत चीजों को दिमाग में बैठा लोगे तो दैट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू इन कमिंग टाइम। अगर ये दोनों प्लेट्स चार्ज्ड होती तो क्या होता है, लुक ऑन दिस सिचुएशन, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है प्लस 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज है प्लस 40 माइक्रोकूलम, और मुझसे पूछा जाता है इसका सरफेस एरिया ए है प्लेट का विच इज़ वेरी लार्ज, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट कैन बी डायरेक्टली स्टेटेड, बट स्टिल आई वांट यू टू कैलकुलेट दिस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इस प्लस 20 को आप मान लीजिए यहाँ पे चार्ज प्लस 10 होगा, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस 10, यहाँ प्लस 10 आएगा। इंडिपेंडेंटली 40 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्लस 20, यहाँ पे माइनस 20 इसकी वजह से और यहाँ पे प्लस 20। नाउ कंसिडर द टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस इज प्लस 30 माइक्रोकूलम, here it is minus 20, 10 is minus 10 microcoulomb, this plus 10, here it is plus 30। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फंडामेंटल रूल आपके हाथ में आ रहा है कि अगर मल्टीपल पैरेलल प्लेट्स हैं तो उन प्लेट्स का जो आउटर मोस्ट सरफेस होगी, दो की जगह 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें जो आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं इनका चार्ज टोटल चार्ज का हाफ होगा। देखो 20 + 40 60 का हाफ 30 यहाँ 30 यहाँ। अब 40 में से 30 यहाँ चले गया तो यहाँ 10 रहेगा, तो इसका सारा फ्लक्स यहाँ टर्मिनेट होना है तो यहाँ -10 होगा ही होगा, तो अपने आप आ जाएगा। तो आप इनको हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट करने का तरीका इन चार्जेस का टोटल का आधा तो इधर और इधर डाल दीजिए, फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डायरेक्टली डन। E at point A can be directly written as 30 upon area by epsilon naught। E at B, ये प्लस ये माइनस है तो फील्ड इधर होगा। E at B will be this 10 by A upon epsilon naught। किसी भी एक की वजह से मेटल में किसी भी एक सरफेस का फील्ड निकालो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो नेट फील्ड होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन सराउंडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन राइट साइड पॉजिटिव है तो अवे, तो EC is equals to 30 by A upon epsilon naught। This is the way how we are going to calculate the electric field due to distribution on चार्जेस ऑन मेटल प्लेट्स। 2 की जगह 3 या 4 होंगी तो भी हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन पीजी वॉल्यूम 3A में भी हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आइए एक और पॉइंट पे चलते हैं कि अगर मेटल प्लेट की अर्थिंग करें तो क्या होगा। डायरेक्ट एनालिसिस वी आर गोइंग टू टेक अप। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अर्थिंग ऑफ मेटल प्लेट्स। हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन जहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उन पे चार्जेस Q1 Q2 हैं। अगर इनिशियल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने तो हमको पता है इस सरफेस पे Q1 + Q2/2 होगा और इस पे भी उतना ही होगा, और बीच वाले पे Q1 माइनस ऑफ ब्रैकेट में Q1 + Q2/2 से यहाँ और यहाँ पे निकाला जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। नाउ द केस इज कि अगर एक प्लेट को अर्थ कर दिया, एस को क्लोज कर दिया, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फाइनल चार्जेस आफ्टर S इज क्लोज। S को क्लोज करने के बाद फाइनल चार्जेस क्या हो रहे हैं, दिस व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सो स्टूडेंट इन दिस सिचुएशन आप ध्यान से देखें, अगर S को क्लोज करेंगे तो S क्लोज करने से पहले
इसका जो फील्ड था वो लेफ्ट में जा रहा था, इधर फील्ड राइट में जा रहा था और ये दोनों बराबर थे। तो अगर सिर्फ राइट साइड देखें तो ये लार्ज मेटल प्लेट माना गया, तो इसने इधर वाले रीजन को तो आइसोलेट कर दिया है और ये सारा फील्ड इन्फिनिटी पे जा रहा था। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो जैसे हमने स्फीयर के केस में किया था, एक डबल शेल वाला केस लिया था कि अगर आउटर शेल को अर्थ करते हो तो उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है। द सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज। अगर यहाँ अर्थ करोगे तो ये वाला चार्ज जीरो हो जाएगा। अब अगर ये जीरो होगा तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अगर ये जीरो होता है तो ये वाला पूरा का पूरा चार्ज Q2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाना चाहिए, लेकिन ये Q2 इधर नहीं आएगा। डिफरेंस ये हो जाएगा कि अर्थ कनेक्शन से इस पॉइंट का चार्ज या Q2 की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, इट विल चेंज टू QE बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रिमेन Q2। और अगर इस Q1 की बात करें तो यहाँ पे इस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है QE की वजह से पोटेंशियल नलीफाई होना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अपॉन कि इस पॉइंट का यानी इस प्लेट का जिस पे इनिशियल चार्ज Q2 था, अर्थ कनेक्शन क्या, यहाँ का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब यहाँ बाहर जीरो क्यों लिया मैंने, बाहर चार्ज जीरो लेने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इन केस ऑफ इन्फिनिटी अगर पोटेंशियल जीरो माना जाए तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत लार्ज है और लार्ज प्लेट के केस में इट इज नॉट वर्थवाइल टू कंसिडर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। बट as we are connecting it to earth and considering the plate potential finally is becoming zero, तो हम ये मानेंगे compared to infinity this is a very small object, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में भी इस प्लेट को स्मॉल मान रहे हैं, पोटेंशियल को जीरो मान के, अर्थ पोटेंशियल के बराबर मान के। दिस जस्ट अ एनालॉजी वी आर यूजिंग ओवर हियर। एक्चुअली वी कैन नॉट स्टेट कि पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। सो इन दैट केस अर्थ को और इन्फिनिटी को सिमिलर मान रहे हैं कि दोनों का पोटेंशियल लगभग बराबर होता है। अर्थ इज सो लार्ज दैट इट इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। नाउ इन दिस केस अगर यहाँ पे फील्ड जीरो है तो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा इन्फिनिटी का, वही पोटेंशियल यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो या जो भी हो। सो इन दैट केस फील्ड यहाँ जीरो होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ अब अगर यहाँ पे चार्ज है, इधर प्लस Q1/2 है और यहाँ पे माइनस Q1/2 है, तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगा और यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो इन्फिनिटी से कंपैरिजन में यहाँ का फील्ड काफ़ी हायर होगा। अगर यहाँ का फील्ड हायर है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ काफ़ी हाई रहेगा। उस पोटेंशियल की वजह से, इसके चार्ज की वजह से यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहना ही है, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो रह पाना मुश्किल होगा। तो क्या होगा, अब आप इसको एक फोर्स एनालॉजी से भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इसका चार्ज चले जाएगा और यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। वाई माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस प्लस एंड प्लस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो अर्थ की वजह से जो चार्ज आएगा दैट हैज टू बी नेगेटिव टू नलीफाई द पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अंदर शिफ्ट होना शुरू होगा। ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ का फील्ड बढ़ेगा, ये इधर से और नेगेटिव चार्ज पुल करेगा और ये कहानी कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये वाला फाइनल चार्ज जीरो हो जाएगा और ये वाला फाइनल चार्ज Q1 हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज टोटल Q1 हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। सारा चार्ज अंदर आ जाएगा, इसका फ्लक्स टर्मिनेट होने के लिए यहाँ पे माइनस Q1 हो जाना चाहिए। इसके बाद ये सिचुएशन रुक जाएगी। इफ दिस प्लस Q1 दिस माइनस Q1 दिस द मैक्सिमम चार्ज अर्थ कैन सप्लाई, क्योंकि इसके आगे फर्दर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इधर भी फील्ड जीरो हो जाता है। तो नाउ दिस बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसका आउटर सरफेस का फाइनल चार्ज जीरो हो गया। तो काम की बात समझने की, ये अगर कोई कंफ्यूजन है रिवाइंड करके वापस से मेरे एक एक वर्ड एक एक लाइन पे पॉज करके सुन लो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव स्पोकन एंड एवरी लाइन इज मीनिंगफुल। किसी भी मेटल प्लेट के सिस्टम को अगर अर्थ करते हैं तो उस प्लेट के आउटर सरफेसेस के फाइनल चार्ज जीरो हो जाता है, नो मैटर आप कौन सी प्लेट को अर्थ कर रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। दिस विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पैरेलल मेटल प्लेट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होते हैं व्हेन अ प्लेट इज अर्थ। एक कॉन्सेप्ट और लास्ट में हम करेंगे यहाँ फिफ्थ सिचुएशन, जिसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इस पे बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैं एडवांस इलस्ट्रेशन में ले चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी ले चुका हूँ, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक प्रेशर, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी मेटल बॉडी है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम बात कर चुके हैं कि इसकी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, जो आइसोलेटेड कंडक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चार्जेस अगर सरफेस पे सिग्मा है तो, और ये मैथमेटिकली हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ अगर यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया जाए तो बाकी की बॉडी इस सेक्शन को आउटवर्ड रिपेल करेगी, यानी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है जिसका एक्सप्रेशन आपने अगर फार्मूला कवर कर रखा है, दिस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस द वे हाउ वी राइट।
एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा को अगर आप एप्सिलॉन नॉट ई डाल देंगे, दिस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज़ द केस ऑफ एनर्जी डेंसिटी एज वेल, जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एनालिसिस में नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी एडवांस लेवल पे जाती है चीज़ें। सो वो चीज़ें आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A से अच्छी तरह से कर लें, उसमें बहुत डेप्थ में थ्योरेटिकली विद लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्रेशन को एम्फेसिस कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर लें, और इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। प्रैक्टिस लेवल के लिए अगर हम बात करें तो लास्ट में मैं हमेशा एक ओटीवीटी क्वेश्चन देता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे भी दे रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रेशर, बट उसके लिए आपको एक बार फंडामेंटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ओटीवीटी क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अगर हमारे पास एक कोन दिया हुआ है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है एंड दिस इज सिग्मा, सिग्मा इज कांस्टेंट मींस इन केस ऑफ अ कोन सिग्मा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये कंडक्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मेटल कोन होता तो इस शार्प एज के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती। तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कोन। नाउ इन द सिचुएशन हमने इसके सेंटर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। अब इस प्लस क्यू की वजह से आपको एक कैलकुलेट करना है कि इस कोन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑन कोन, इस चीज़ को कैलकुलेट करने में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज एक्सट्रीमली यूजफुल। लेकिन क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक प्रेशर का, ये मेटल चार्ज के लिए, अगर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ नॉन मेटल बॉडी तो उसका फॉर्मूला अलग है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। Electric pressure on non-metal body can be written as sigma multiplied by perpendicular component of external electric field. This is what we use for calculation of electric pressure on a non-metal surface जिसका charge density sigma और external electric field का perpendicular component we are using. Using this expression you need to calculate the force on cone, बहुत आराम से निकल जाएगा, या आप normal electric field method से भी निकाल सकते हैं, but I am leaving it to you for your homework as an OTVT question for this lecture. इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकालें और कमेंट सेक्शन में डालिए। और जैसा मैं कहता हूं, एक सेक्शन में किसी एक स्टूडेंट ने अगर आंसर लिख दिया तो बाकी सब उसी पे डिस्कस करें। डू नॉट ओपन मल्टीपल थ्रेड्स, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग व्यूअर्स ऑन आवर चैनल की वहीं पे डिस्कशन सबकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। और अगेन आई वुड से अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन करो at t.me/physicalxyworld। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉलेजेबल थिंग्स आर कमिंग अप ऑन दिस चैनल। डू नॉट मिस इट आउट। विश ऑल द बेस्ट।